हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हमने कुछ केवीएल के सॉल्यूशंस किए थे तथा करंट डिवीजन रूल पढ़ा था। आज हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा सीरीज सर्किट में अप्लाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाइज इन सीरीज सर्किट। ठीक है। तो इसका सर्किट देखते हैं कैसे सर्किट बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हम बैटरी मान लेते हैं 10 वोल्ट की लगी हुई है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ आपको पता है यहाँ कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है। और यहाँ पर करंट की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप यानी V1 मान लेते हैं, और 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस भी है, तो B = क्या होता है IR। यदि करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस भी है, तो B निकल आएगा। ये जो निकलेगा B, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा V1। ठीक है। तो इस सर्किट में यदि टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है और 2 ओम के और 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है, उस वोल्टेज ड्रॉप को यदि निकालना है तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, इसमें हमें यदि V1 निकालना है, ध्यान से देखिए, यदि हमें V1 निकालना है तो इसमें क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज लिखेंगे, और जो रेजिस्टेंस है हम इसको यदि R1 मान लें और इसको हम R2 मान लें। ठीक है। तो यदि हम V1 निकाल रहे हैं, इसका R1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे अपान R1 प्लस का R2 कर देंगे। ठीक है। इसमें ये वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल में क्या करते थे, टोटल करंट लेते थे और जिसकी हम करंट निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ना लेकर के दूसरे ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाते थे, अपान में दोनों रेजिस्टेंस का योग लिखते थे। ठीक है। V1 हो गया। यदि हम V2 की बात करें, V2 = कैसे निकले, टोटल वोल्टेज क्या है B है, यहाँ पे मान लीजिए B = 10 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज B है, इसका मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, V2 निकाल रहे हैं जो कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो R2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे अपान में R1 प्लस का R2 कर देंगे। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो अब यहाँ से यदि हमें V1 निकालना है, ठीक है, यदि हमें V1 निकालना है तो V1 = टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट रख दीजिए इंटू R1 क्या है 2 ओम, यानी V1 किसका निकालते हैं R1 के अक्रॉस, तो R1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे जो कि कितना है 2 ओम है, अपान में ये जो R1 और R2 की वैल्यू है इनके योग को लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है 10 दूना 20 अपान 3 2 5 5 चौको 20, अर्थात V1 = कितना आ गया 4 वोल्ट। ठीक, समझ में आया। V1 = 4 वोल्ट आ गया। V2 फाइंड करते हैं। चलिए V2 हम कैसे फाइंड करें, टोटल वोल्टेज लिखना है, टोटल वोल्टेज कितना 10 वोल्ट है, हमें V2 निकालना है ना, जो कि R2 का क्या है वोल्टेज है, तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 वैल्यू 3 वोल्ट है, 3 ओम है। हम V2 किसका निकाल रहे हैं, R2 का रेजिस्टेंस R2 जो है इसका हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई सीधे करवा देंगे किसका R2 का, अपान में लिखेंगे दोनों रेजिस्टेंस का योग 2 + 3, इसका हो जाए 10 3 30 बटा 3 2 5 5 छक्का 30, अर्थात कितना आ गया 6 वोल्ट। ठीक है। V2 = कितना आ गया 6 वोल्ट। ठीक, समझ में आया। एक दो प्रैक्टिस आप अपने से भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस
कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक, 20 ओम की बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे 4 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ करंट बह रही होगी। जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके एक्रॉस वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं और इसके एक्रॉस हम V2 मान लेते हैं। इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे, 4 ओम और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब V1 यदि हमें निकालना है, V1 इक्वल टू निकालना है तो टोटल वोल्टेज कितना, 20 वोल्ट, यहाँ पे लिख देते हैं 20 वोल्ट। अब V1 किसका है, R1, 4 ओम रेजिस्टेंस का ही तो V1 हम निकाल रहे हैं वोल्टेज, तो इससे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे अपान दोनों रेजिस्टेंस का योग, 4 + 10, तो 20 चौक 80 बटा 10 और 4 14, 2 40 बार में, 2 7 बार में, यानी 40/7 वोल्ट आ जाएगा। इसको और काट लेते हैं, 7 क्या कहते हैं, 7 × 35, 7 × 42, तो 7 × 35, 5 बचेगा, 7 × 7 = 49, 5.7 वोल्ट। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.7 वोल्ट। ठीक, अब V2 हम फाइंड करते हैं। V2 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, V2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है, इंटू हम V2 निकाल रहे हैं तो 10 ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस का ही वोल्टेज है, अपान में 4 + 10 दोनों को जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, 200/14, 2 100 बार में, 2 7 बार में, 7 × 7, 7 × 28, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 × 1 = 7, 30 आया, 7 × 28, 2 आया, 4 आया, 7 × 28। ठीक, 7 × 1 = 7, 3 आया, 30 बन गया, 7 × 28, 2 यानी 20 हो गया, पॉइंट लगा दिए, 4 बार में गया, तो 7 दूनी 14, अच्छा है 60 हो गया, 7 × 8 = 56 वोल्ट, यानी कि हमारा V2 कितना निकल गया, 14.28 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरह हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। आप लोग को समझ में आ गया, तो चलिए ये हमारा यहाँ से सर्किट का खेल ख़त्म होता है, DC सर्किट है। हम आते हैं थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, यूनिलेटरल क्या होते हैं, बायलेटरल क्या होते हैं। ठीक है, और लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सम डिफरेंट, ठीक है, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पहले हम जानते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव डिवाइसेस ये क्या होते हैं, वह डिवाइसेस जो पावर को डिलीवर करने में कैपेबल होती हैं वही हमारी एक्टिव डिवाइसेस होती हैं या एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव का हम क्या बोलते हैं, सक्रिय एलिमेंट का मतलब तत्व, सक्रिय तत्व, या हम युक्ति लिख सकते हैं, युक्ति या ठीक है डिवाइस, यंत्र, ये भी यंत्र नहीं, हाँ युक्ति होगा, सक्रिय एलिमेंट या युक्ति तत्व या कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, वह एलिमेंट
वह एलिमेंट या डिवाइस, वह डिवाइस जो पावर को डिलीवर करने में, जो पावर को डिलीवर या इसको हम क्या कहेंगे, प्रदान करने में सहायक है या प्रदान करने में सहायक है, ये इसका यहाँ से यहाँ हो गया। वह एलिमेंट या डिवाइस जो पावर को डिलीवर करने या प्रदान करने में सहायक है या अथवा क्या होगा, प्रदान करने में सहायक है या क्या कह सकते हैं, या जो प्रदान करता है या जो दूसरे एलिमेंट को देता है। वह एलिमेंट या डिवाइस जो पावर को डिलीवर करने में सहायक है, ठीक है, या दूसरे एलिमेंट को चलने के लिए पावर देते हैं या एनर्जी देते हैं, वही एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वही एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, क्या आएगा, जैसे बैटरी क्या है, ये कैपेबल है ना, क्या है, कैपेबल है, इसके पास क्षमता है पावर डिलीवर करने की, क्योंकि ये स्टोर कर सकती है, तो किसी भी एलिमेंट को पावर दे सकती है जिससे वह एलिमेंट चालू हो जाएगा, रन कर जाएगा, ठीक है। बैटरी हो गई, और क्या होगा, और जनरेटर होगा, जनरेटर होगा, और क्या हो सकता है, एक्टिव एलिमेंट और ऑल सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, सभी अर्धचालक से बनी डिवाइसेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सभी अर्धचालक से बनी युक्ति, ठीक है। ऑल सेमी कंडक्टिंग डिवाइस हमारी क्या होंगे, एक्टिव एलिमेंट होंगे, एक्टिव तत्व होंगे, एक्टिव डिवाइसेस होंगे, ठीक है। ये कौन कौन होंगे, सभी जो अर्धचालक से बनते हैं वो कौन होंगे, ये हो सकते हैं क्या, जैसे हो गए डायोड, हमारे क्या हो गए, डायोड हो गए, फेट हो गया, मासफेट हो गया, या फिर तो मैंने लिख दिया बीजेटी, ये सारी क्या है, ईटीसी, ये हमारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्या, पैसिव एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट डालेंगे, एक्टिव हो गया, अब पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पैसिव को हम क्या कह सकते हैं, अक्रिय, या हाँ अक्रिय ही बोलेंगे, अक्रिय तत्व या युक्ति, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी युक्ति या डिवाइस या यंत्र, ऐसी युक्ति या तत्व या यंत्र जो पावर डिलीवर करने में पावर डिलीवर माने प्रदान, ऊपर मैंने बताया पावर डिलीवर करने में सक्षम नहीं है, वह पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं।
क्या होगा, ऐसे डिवाइस, द डिवाइस विच आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनर्जी आर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होंगे, पैसिव एलिमेंट होंगे। जैसे अब एग्जांपल में आ सकते हैं, एग्जांपल में क्या आ सकता है, आप मोटर को ले लीजिए, ठीक है, ये मोटर को ले लीजिए आप, ये जनरेट नहीं करेगा पावर को। और क्या लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा पैसिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस हो गया। और क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर, ईटीसी, ये सब क्या हमारे पैसिव एलिमेंट है। ये हमारे क्या करते हैं, दूसरे से शक्ति पावर को लेते हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते स्वयं, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पैसिव एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, लीनियर एलिमेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, क्या पढ़ेंगे, लीनियर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट, क्या लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, तत्व या युक्ति या डिवाइस या कंपोनेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे तत्व जिनमें वोल्टेज तथा करंट, जिनमें वोल्टेज तथा करंट, क्या, जिनमें वोल्टेज तथा करंट का संबंध या इसी को क्या बोल सकते हैं, रिलेशन, जिसमें यह वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन हो या वोल्टेज और करंट का रेशियो समान रेशियो में बढ़े, या वोल्टेज या करंट की वैल्यू समान रेशियो में, समान अनुपात में बढ़े, उसे बढ़े, अथवा क्या कहेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ फॉलो करे, ओम्स लॉ फॉलो करे, उसे लीनियर एलिमेंट कहेंगे, लीनियर एलिमेंट तत्व या युक्ति या डिवाइस कहते हैं, ठीक है, ठीक, इसका आपने देखा होगा, ये बी है, ये आई है, इसमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बढ़ता है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसमें आप देखते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर रिलेशन होने की वजह से ही हम इसको लीनियर एलिमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं नॉन लीनियर, इसको हम लीनियर एलिमेंट क्या कहेंगे, रेखिक भी कह सकते हैं, रेखीय तत्व या रैखिक तत्व, ठीक है। नॉन लीनियर को क्या कहेंगे, अरैखिक तत्व या अरैखिक डिवाइस। अरैखिक कौन होगा, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व या युक्ति जिनमें, ऐसे तत्व या युक्ति जिनमें वोल्टेज तथा करंट का संबंध
या रिलेशन स्ट्रेट लाइन ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो या ओम्स लॉ फॉलो ना करे, उसे नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, ऑल सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डायोड, बीजेटी, फेट, मॉसफेट, एससीआर, ईटीसी, ये सब क्या है? नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। अब देखते हैं अब कौन सी डिवाइस आएगी? वो आएगी क्या? यूनिलेटरल। अब आएगी क्या? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस, यूनिलेटरल क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस जिसमें करंट का फ्लो जो है एक दिशा में हो। मतलब कि जैसे हम बीजेटी की बात करें, ठीक है, उसमें फॉरवर्ड बायस में ही जब हमारा क्या होता है, इमिटर और बेस का जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर और बेस का जंक्शन रिवर्स बायस, तब उसमें क्या होता है? फ्लो होती है करंट। तब हमारा वो बीजेटी एक्टिव मोड में आता है। यदि हम उसको इमिटर और बेस को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो कट ऑफ मोड में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो कंडक्शन नहीं करे, एक्टिव मोड में ही कंडक्शन करता है, ठीक है, तभी वो एम्पलीफाई कर पाता है सिग्नल को, ठीक है। तो ये यूनिलेटरल है। ये दूसरे जैसे डायोड हो गए, उसमें क्या फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में उसकी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे उसके टर्मिनल्स को, तो क्या होता है? वो करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो एक दिशी हो जाता है, मतलब कि एक दिशा में ही करंट फ्लो करता है, दैट इज फॉरवर्ड बायस में। यदि रिवर्स कर देते हैं तो करंट का फ्लो रुक जाता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल डिवाइस, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, द डिवाइस, मतलब वह युक्ति जिसमें धारा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जिसमें धारा या करंट का प्रवाह जिसमें धारा या करंट का प्रवाह एक दिशा में हो, ओनली इन वन डायरेक्शन, क्या हो? का प्रवाह एक दिशा में हो, उसे यूनिलेटरल डिवाइस कहेंगे, ठीक है, डिवाइस कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं द डिवाइस विच एलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब वह डिवाइस जिसमें जो करंट को एलाउ करती है, मतलब कि बहने देती है, पास होने देती है, इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? यूनिलेटरल डिवाइस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हमारा? डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ईटीसी, एससीआर, मॉसफेट, एफईटी, ये सारे क्या हैं? यूनिलेटरल डिवाइसेस है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है? यूनिलेटरल डिवाइसेस है। इसमें करंट का फ्लो क्या होता है? यूनिलेटरल होता है, एक दिशी होता है, ठीक। अब बायलेटरल डिवाइस, इसमें मतलब कि करंट जो है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाएगी, जबकि दूसरे डायरेक्शन से पहले वाली डायरेक्शन में नहीं आ सकती, ठीक है। इसमें निर्धारित है, पॉजिटिव से जाएगी, यानी एनोड से जाकर कैथोड की ओर जाएगी करंट, ठीक। ये क्या होगा? यूनिलेटरल डिवाइस हो गई। अब बायलेटरल डिवाइस,
बायलेटरल डिवाइसेस। बायलेटरल डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जिसमें करंट का फ्लो क्या हो, दोनों दिशा से हो सके। मतलब वह युक्ति या डिवाइस, लिख देते हैं द डिवाइस which allow current to flow from both direction is called क्या? बायलेटरल डिवाइस। मतलब कि वह डिवाइस जो करंट का प्रवाह दोनों दिशा से, क्या कहे, दोनों दिशा से जिसमें फ्लो हो सके। जैसे हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस को आप चाहे जैसे कनेक्ट कर दिए, रजिस्टर को उसके टर्मिनल को इधर कैसे कनेक्ट कर दिए, चाहे उधर, दोनों साइड से कनेक्ट कर सकते हो, उसमें करंट आराम से फ्लो हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, रजिस्टर। और क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, etc। इसमें आप चाहे जैसे इसको कनेक्ट कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों दिशा में करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये हमारे डिवाइसेस हो गए इम्पोर्टेंस। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ से बेसिक का ख़त्म होता है लगभग। अब हम एसी सर्किट एनालिसिस में इंटर करेंगे। वहाँ पर एसी डीसी सप्लाई के बारे में जानेंगे, पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, ट्रू पावर के बारे में जानेंगे, रियल पावर जिसे हम बोलते हैं, रिएक्टिव पावर के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें, पोलर फॉर्म जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। उधर फिर हम एसी सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यदि रेजिस्टेंस लगाए तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, उस सर्किट में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटर लगा, इंडक्टेंस लगाए तो उस सर्किट में क्या प्रभाव पड़ेगा, पावर फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तथा उसके पश्चात इसके सॉल्यूशन भी करेंगे, इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग एसी सर्किट एनालिसिस में करेंगे। तत्पश्चात एसी सर्किट एनालिसिस के बाद उसके बाद हम मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, यानी मैग्नेटिक सर्किट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये सारे जो डिफिनीशंस मैंने लिखवाए हैं इसको आप लर्न करेंगे। ये जो है क्वेश्चन में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है, किसी डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा, उसको पूछेगा ये कौन सी डिवाइस है, एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, लेटरल है, बायलेटरल है, कौन सी डिवाइस है। इसलिए आपको ध्यान दे के पढ़ना है। जो जो चीज़ें आपको समझ ना आई हो मेरे बताने के अनुसार बताने पर, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लास में रेगुलर बने रहें, क्लास इसी तरह डेली चलती रहेगी आप लोगों की। ठीक है, लाइक शेयर भी करेंगे। ठीक, चलते हैं, क्लास को आप करते हैं, इसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।